5 things you should know about China-Taiwan war. नंबर 1, रीजन बिहाइंड द वॉर। रशिया यूक्रेन की तरह अब चाइना और ताइवान के बीच बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसे लोग वर्ल्ड वॉर 3 भी कह रहे हैं। बट वाई? एक्चुअली हुआ ये था कि पहले ताइवान चाइना का ही एक पार्ट था। फिर 1895 में एक सीनो जापानीज वॉर हुआ था, जिसमें ताइवान जापान के पास चला गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जापान हार गया था, तब चाइना ने ताइवान को फिर से अपने पास ले लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आया। ताइवान फिर से चाइना के पास आने के बाद चाइना के 2 पार्टीज में आपस में ही लड़ाई चालू हुई। एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे तरफ थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका नाम था कॉमिंटोंग। अब हुआ यूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ये जंग जीत गई, तो नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर चाइना छोड़कर ताइवान चला गया और वहाँ उसने ताइवान को एक अलग कंट्री कहकर उसे कई डिकेड्स तक रूल किया। आज दुनिया की 13 कंट्रीज ताइवान को एज अ सॉवरेन कंट्री कहती है। 2021 में कई चाइनीज मिलिट्री जेट्स ताइवान के डिफेंस जोन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तब से उनके बीच कई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। चाइना ताइवान को रीयूनाइट करना चाहता है, लेकिन ताइवान एक अलग कंट्री ही रहना चाहता है। चाइना ने पहले भी दूसरे बड़े कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यूएस, यूके से वन चाइना पॉलिसी साइन करवाई थी। वन चाइना पॉलिसी यानी चाइना एक ही कंट्री है और ताइवान चाइना का ही पार्ट है। उनके बस अलग अलग सिस्टम्स है, ऐसे मानना है। नंबर 2, व्हाई इज नैन्सी पेलोसी इन्वॉल्व्ड? चाइना ताइवान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार क्या हुआ, ताइवान को यूएस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। यूएस ने चाइना को धमकी तक दी है कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने वाली थी। वो भी ताइवान को दिलासा देने के लिए कि हमारा आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। तो जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती है, ताइवान उनका अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन चाइना उससे और भड़क गया और उसने ताइवान के चारों तरफ नेवी फोर्स लगा दी और कहने लगा कि यूएस ने तो वन चाइना पॉलिसी साइन की है, तो फिर अभी वो ताइवान को सपोर्ट क्यों कर रहा है? और ऊपर से ये हमारा आपसी मामला है, तो यूएस को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इन सब की वजह से क्या हुआ, चाइना और यूएस एक दूसरे के खिलाफ आ गए। अब इन दोनों के पास मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है, यानी अगर इन दोनों ने अपने हथियार निकाले तो वर्ल्ड वॉर 3 होना तो पक्का है। नैन्सी पेलोसी का ताइवान विजिट करने के बाद तो चाइना ने अपना सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है और उन्होंने ताइवान पर हमला भी शुरू कर दिया है। नंबर 3, कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। अब एक सवाल ये आता है कि ताइवान तो इतना सा आइलैंड है और चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री, तो क्या ताइवान सच में चाइना के अगेंस्ट लड़ने के काबिल है? चलो थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले तो चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, जहां उनके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स है और वही ताइवान के पास बस 2 लाख एक्टिव सोल्जर्स है। लेकिन रिजर्व में चाइना के पास बस 5 लाख ही सोल्जर्स है, वही ताइवान के पास 15 लाख आर्मी फोर्स है। वॉर मशीन्स की अगर बात करें तो चाइना के पास 5250 टैंक्स है और वही दूसरी तरफ ताइवान के पास बस 1110 टैंक्स है। तो यहाँ ताइवान बहुत पीछे है। उसके बाद एयरफोर्स का अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ भी चाइना ताइवान से कई ज्यादा आगे है। चाइना के पास 3285 एयरक्राफ्ट है, वही ताइवान के पास बस 741 एयरक्राफ्ट है। फाइटर जेट्स देखे तो चाइना के पास 1200 फाइटर जेट्स है और ताइवान के पास बस 288 है। तो ये डिफरेंस बहुत जमीन आसमान का है। अब ताइवान एक आइलैंड है, तो चाइना और ताइवान को लड़ने के लिए पानी से तो गुजरना ही पड़ेगा, जिसके लिए दोनों के पास नेवी फोर्स होनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ भी चाइना ने ताइवान को पीछे छोड़ दिया है। सबमरीन्स की अगर बात करें तो चाइना के पास 79 सबमरीन्स है और ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन्स। वैसे ही चाइना के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन 6 है और ताइवान के पास तो है ही नहीं। इससे तो लगता है कि ताइवान हार ही जाएगा, है ना? लेकिन अभी यहाँ असली हीरो की एंट्री होनी बाकी है, जो है यूएस। यूएस अभी से ताइवान को अपनी हथियारें दे रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो और भी बड़े बड़े वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है। बट वेट, यूएस को ताइवान से इतना लगाव क्यों है? क्या है इस छोटे से देश में? अब ये नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नंबर 4, व्हाई इज ताइवान इम्पोर्टेंट? बाकी कंट्रीज की तरह ताइवान ने भी खुद को बहुत ज्यादा डेवलप किया है। ताइवान अकेला ऐसा देश है जो दुनिया का ऑलमोस्ट 60% सेमीकंडक्टर मार्केट होल्ड करता है। ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे ईयरफोन्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, सब में सेमीकंडक्टर्स होते ही है। यहाँ तक कि हम जो सिम कार्ड,
मेमोरी कार्ड्स या फिर एटीएम कार्ड्स यूज करते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा ये ऐसी चिप लगाई जाती है, तो वो भी सिलिकॉन से ही बनी होती है। यानी आप देख ही सकते हो कि सिलिकॉन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइवान में TSMC नाम की एक कंपनी है जो कि दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे गूगल, एप्पल, कॉलकॉम, ये सब यहाँ से ही सेमीकंडक्टर्स खरीदते हैं। तो अब जरा सोचो कि अगर ये 60% चाइना के हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया इससे अफेक्ट करेगी, क्योंकि चाइना की दुश्मनी बहुत सारे बड़े देशों से है। इसलिए सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ताइवान के साथ है और ताइवान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी चाइना यहाँ अकेला पड़ गया है और ताइवान के पास बैकबोन और सपोर्टर्स बहुत है। तो यहाँ अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो बहुत तगड़ा वॉर होगा। नंबर 5, हाउ इट विल अफेक्ट इंडिया। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया ने पहले ही पेट्रोल और ऑयल प्राइसेस में बढ़ावा देखा है, तो क्या अब इस वॉर से भी हमारा नुकसान होगा? जी हाँ, याद है मैंने आपको पहले कहा था कि ताइवान ही दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। 2020 में इंडिया ने $2.38 बिलियन के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किए थे, लेकिन फिर भी इंडिया में सेमीकंडक्टर क्राइसिस चालू हो गई थी, जो कि अभी भी जारी है। इंडियन कार मेकर्स जैसे कि मारुति सुजुकी, किया इंडिया, ह्युंडई, महिंद्रा, इन सब के मिला के कुछ 5 या 6 लाख यूनिट्स के सेमीकंडक्टर ऑर्डर्स अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए इंडियन माइनिंग एंड मेटल ग्रुप वेदांता ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर ओपन करने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर चुके हैं, जिसके बाद इंडिया में ही एक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट होगा और हमें सेमीकंडक्टर की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये वॉर हुआ और गलती से चाइना इस वॉर में जीत गया तो इंडिया में इस वॉर की वजह से बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल क्राइसिस आ जाएगा। ऊपर से चाइना सेमीकंडक्टर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और फिर हमारे नॉर्मल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ये सब बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस वॉर में कौन जीतेगा? और अगर चाइना इस वॉर में जीत गया तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।